नमस्कार, न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 पॉक्सो एक्ट के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए दिशा निर्देश जारी किए और सुनिश्चित किया कि न्यायिक प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में पीड़ित बच्चे की भागीदारी का अधिकार सुरक्षित है। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी की खंडपीठ ने अन्य निर्देशों के साथ स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट किशोर एसजेपीयू को निर्देश दिया कि अगर पीड़ित के परिवार, अभिभावक या कानूनी वकील अदालत की कार्यवाही के संबंध में नोटिस नहीं देते हैं तो वो लिखित रूप में अदालत को कारण बताएं। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख द्वारा मुंबई हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की सीबीआई जांच का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि महाराष्ट्र सरकार के उच्च अधिकारी मामले में शामिल है, इसलिए मामला गंभीर हो जाता है। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस कौल ने अनिल देशमुख की मांग को खारिज करते हुए कहा कि आपके ऊपर आरोप किसी दुश्मन ने नहीं लगाया है। अदालत ने कहा कि आपके ऊपर आरोप एक ऐसे शख्स ने लगाया है जो आपका राइट हैंड था। इसके साथ ही अदालत ने अनिल देशमुख के साथ ही मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह के खिलाफ भी जांच किए जाने की जरूरत बताई। मैं बिल्कुल मानता हूं कि दूध का दूध पानी का पानी होगा, बहुत चीजें इसमें से बाहर आएगी। मैं तो ऐसा कहता हूं कि जिसको अंग्रेजी में टिप ऑफ आइसबर्ग कहते हैं, उस प्रकार से ये बिल्कुल छोटी छोटी चीजें अभी बाहर आई है। जैसे ही इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा, कई चेहरों के ऊपर से पर्दे हटेंगे और एक प्रकार से क्लींजिंग, एक प्रकार से सफाई ये इस इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से होगी। देखिए, मैं बिल्कुल साफ कहना चाहता हूं कि इन्वेस्टिगेशन जब होता है तो लिमिटेड नहीं होता। किसी ने एक व्यक्ति का नाम कहा तो वहां इन्वेस्टिगेशन रुकता नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में पूरा सर्किट ढूंढ के निकालना पड़ता है, इवेंट्स ढूंढ के निकालने पड़ते हैं, उसको कोलैबोरेट करना पड़ता है, उसकी एक चेन ऑफ इवेंट्स तैयार करनी पड़ती है और फिर इसमें जो जो लोगों ने सहभागिता ली है, ऐसे सब लोग उसके अंदर लपेटे में आते हैं। तो मुझे यह लगता है और मेरा अपना विश्वास भी है कि श्री अनिल देशमुख जी तक ये सीमित नहीं रहेगा, कई चेहरों के ऊपर से पर्दे हटेंगे इस इन्वेस्टिगेशन के दरमियान। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में हिरासत में लिए गए लगभग 170 रोहिंग्या शरणार्थियों की रिहाई और उन्हें म्यांमार भेजने को लेकर गुरुवार को अपना फैसला सुना दिया है। इस मामले पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, किसी भी रोहिंग्या को तब तक वापस म्यांमार नहीं भेजा जाएगा जब तक उनके डिपोर्टेशन के लिए उचित प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती है। बता दें कि इस मामले में 26 मार्च को सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक रोहिंग्याओं को फिलहाल म्यांमार नहीं भेजा जाएगा। फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले में अंतरिम राहत देना संभव नहीं है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने रोहिंग्याओं को जम्मू कश्मीर के कठुआ में बने होल्डिंग सेंटर से रिहा करने की अपील को खारिज कर दिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोबडे की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये फैसला सुनाया है। इस बेंच में जस्टिस एएस बोपन्ना और वी रामा सुब्रमण्यम भी शामिल थे। पटना हाईकोर्ट ने ये मानते हुए कि राज्य का कर्तव्य है कि वो अपने नागरिकों के जीवन की रक्षा करे, बुधवार को मुंगेर मां दुर्गा पूजा गोलीबारी घटना में पिछले साल अक्टूबर में मारे गए 18 साल के लड़के के पिता को मुआवजे के रूप में 10 लाख रुपए प्रदान किया है। ये आदेश महत्वपूर्ण है क्योंकि क्षतिपूर्ण फायरिंग की घटना की जांच लंबित होने के बावजूद दी गई है। जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद की एकल पीठ ने कहा कि मुआवजा देने के उद्देश्य से ये जानना कि गोलीबारी के पीछे कौन था जो लड़के के दुर्भाग्यपूर्ण निधन का कारण बना, ये अप्रासंगिक है, क्योंकि ये राज्य का कर्तव्य है कि वो अपने नागरिकों के प्राणों की रक्षा करे। जब अभियोजन पक्ष की ओर से एक आवेदन किया जाता है तो ये सरकारी वकील का कर्तव्य होगा कि वो बच्चे के परिवार को इस तरह के आवेदन की सुनवाई का नोटिस जारी करे
और जहां अभिभावक और बच्चे की ओर से वकील पहले से ही रिकॉर्ड पर है, ऐसे वकील के साथ साथ सभी प्रासंगिक दस्तावेजें और कार्यवाही में प्रभावी भागीदारी के लिए आवश्यक रिकॉर्ड के लिए वकील की ओर से नोटिस जारी किया जाना चाहिए। खंडपीठ ने कहा, इस तरह के आवेदन को सुनने से पहले ट्रायल कोर्ट को नोटिस की स्थिति का पता लगाना चाहिए और यदि ऐसा पाया जाता है कि नोटिस जारी नहीं किया गया है तो अदालत पीड़िता की अनुपस्थिति में आवेदन से निपटने वाले किसी भी आकस्मिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए न्याय की रक्षा के लिए उचित आदेश दे सकता है। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने मंगलवार को किशोर लड़कियों को देह व्यापार में धकेलने के आरोपी एक व्यक्ति को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। आरोपी पर शादी का लालच देकर किशोर लड़कियों की तस्करी और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देह व्यापार में धकेलने में लिप्त एक रैकेट का हिस्सा होने का आरोप है। जस्टिस विवेक सिंह की एकल पीठ ने कहा कि एक अभियुक्त सभी मामलों में हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं होने पर भी अग्रिम जमानत का हकदार नहीं हो सकता है। कोर्ट ने कहा कि जमानत अर्जी खारिज करने का एकमात्र कारण हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बलात्कार के आरोपी के सजा को बरकरार रखते हुए उसकी दलील को खारिज कर दिया कि ये कृत्य सहमतिपूर्ण है। इस मामले में अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 376(1) के तहत ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषी ठहराया गया था और उसे 7 साल के लिए कठोर कारावास और 5,000 रुपए के जुर्माने के साथ डिफॉल्ट रूप से सजा सुनाई गई थी। इसमें 1 वर्ष की अवधि के लिए और कठोर कारावास की सजा भी शामिल थी। उसकी अपील को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने बुधवार को एक सुनवाई के दौरान कहा कि एडवोकेट जनरल को सरकार का हिस्सा माना जाता है और एडवोकेट जनरल जो सोचते हैं वही सरकार सोचती है। रामचंद्रपुरा मठ में महाबलेश्वर मंदिर के प्रबंधन को सौंपने के सरकार के आदेश को रद्द करने वाले कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका में वरिष्ठ वकील A.M. सिंघवी द्वारा की गई टिप्पणियों के जवाब में ये अवलोकन किया गया। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश डॉक्टर सिंघवी ने एडवोकेट जनरल की राय के आधार पर तर्क दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के निजी वाहन में अकेले यात्रा करते समय भी कोविड-19 प्रोटोकॉल के हिस्से के रूप में मास्क पहनने के आदेश को चुनौती देने वाली 4 अधिवक्ताओं की याचिकाओं को खारिज करते हुए जोरदार शब्दों में कहा, एक वर्ग के रूप में अधिवक्ताओं के कारण उनके कानूनी प्रशिक्षण का एक उच्च कर्तव्य है कि विशेष रूप से महामारी जैसी परिस्थितियों का अनुपालन करें। मास्क पहनने को अहम मुद्दा नहीं बनाया जा सकता है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रधान सीट जबलपुर और इंदौर और ग्वालियर की बेंच द्वारा 8 से 24 अप्रैल तक सूचीबद्ध सभी मामलों की सुनवाई वर्चुअल मोड में करने का निर्णय लिया है। ये निर्देश बुधवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जबलपुर, हाईकोर्ट एडवोकेट्स बार एसोसिएशन जबलपुर, स्टेट बार काउंसिल ऑफ MP, सीनियर एडवोकेट्स काउंसिल और हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर की ओर से किए गए आवेदन पर दिया गया है। केंद्र सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि संविधान के अनुच्छेद 224(a) के तहत उच्च न्यायालयों में एडहॉक आधार पर अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति न्यायाधीशों के नियमित रिक्त पदों को भरने के बाद ही की जा सकती है। CJI S.A. बोबड़े, जस्टिस S.K. कौल और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ के समक्ष ये दलील एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया R.S. सूरी द्वारा प्रस्तुत की गई थी। पीठ ने पहले लंबित मामलों की बढ़ती संख्या की समस्या से निपटने के लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की एडहॉक नियुक्ति पर केंद्र से विचार मांगे थे। पटना हाईकोर्ट ने 14 साल की नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने के मामले में दोषी पाए गए एक व्यक्ति की सजा की पुष्टि करते हुए मंगलवार को कहा कि बलात्कार केवल एक शारीरिक हमला नहीं है, ये अक्सर पीड़ित व्यक्ति के पूरे व्यक्तित्व का विनाशकारी होता है। एक हत्यारा पीड़ित के फिजिकल शरीर को नष्ट करता है, परंतु एक बलात्कारी असहाय महिला की आत्मा को अपमानित करता है। न्यायमूर्ति वीरेंद्र कुमार की एकल पीठ ने यह भी कहा कि यदि मामले के रिकॉर्ड से पता चलता है कि पीड़िता के पास आरोपी को गलत तरीके से फंसाने के लिए कोई मजबूत मकसद नहीं है,
तो अदालत को उसके बयान को स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी आत्मसम्मान रखने वाली महिला आकस्मिक तरीके से स्वयं का अपमान कराने वाला बयान देने के लिए आगे नहीं आएगी। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।